गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूज़न में। आज संडे है और संडे का मतलब है वीकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाली एग्ज़ामों जैसे EMRS, DSSB, STET, CTET, ऑल टीचिंग एग्जामिनेशन और यह जो क्वेश्चन उठाया गया है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, यह क्वेश्चन NCERT बुक से सेलेक्ट किया है। तो अगर NCERT से सेलेक्ट किया है तो ये स्कूलिंग के लिए भी लाभदायक हो गया। तो मेरा मकसद एक ही रहता है कि दोनों का फ़ायदा हो, स्कूलिंग के वाले का भी और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा है और हम डिस्कस करते हुए उसे समझते हैं। तो ये रहा आपका ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बैंक का क्या कार्य है? निम्नलिखित में से बैंक का क्या कार्य है? ए नंबर ऑप्शन, राशि का लेन देन। तो हम समझते हैं कि बैंक जो है पैसा जमा लेती है और ग्राहकों को जमा राशि का फिर वापस जब हम लेने जाते हैं तो हमें देती भी है। तो लेन देन तो दोनों हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते बी, यहाँ LOAL हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए LOAN यानी लोन। तो बैंक जो है लोन देना उसका एक कार्य है। जब हम अपने कार्यों के लिए लोन लेते हैं, जैसे पर्सनल कार्य हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे कार हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, कई तरह के हम लोन लेते हैं। तो लोन देना बैंक का एक कार्य हो गया। अब है ब्याज का लेन देन। तो बैंक क्या करती है, यदि हमको वो ब्याज देती है तो हमारे द्वारा जब लोन लिया जाता है उससे, तो हमसे वो ब्याज लेती भी है। तो ये तीनों ऑप्शन सभी हो गए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आप देखिए कि बैंक का यह जो कार्य है ये तीनों है। इसके अलावा बैंक के और भी कई कार्य हैं, जैसे किसान लोन देना, या आपको किसी जैसे आप सोना है आपके पास तो सोना को गिरवी रख के उसके बदले में लोन ले सकते हैं, या आप इमरजेंसी पड़ने पर जैसे चालू खाता चलाना, सेविंग खाता चलाना, अगर इमरजेंसी पड़ता है तो आप बीमारी पर भी लोन ले सकते हैं। कई तरह के लोन उपलब्ध हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे ड्राफ्ट बनाना, चेक बुक इशू करना, खाता अपडेट करना, और भी कई तरह के कार्य हैं। तो उतने ऑप्शन इसमें मैं नहीं ले सकता था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लिया हूँ, 3 ऑप्शन लिया। अगला है, देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो आप देखिए, जैसे ही ऑप्शन को देखेंगे ना, तो आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो आप देखिए कि चेक जो होता है वो कागज़ का बना होता है। आपने चेक ज़रूर देखा होगा। तो चेक जो होता है वो कागज़ का बना होता है। अब है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का मतलब है यहाँ डिमांड ड्राफ्ट, यानी जिसे हम DD कहते हैं, है ना। तो DD भी पेपर का बना होता है, यानी कागज़ का बना होता है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। ऑप्शन नंबर सी, आप देखे होंगे ATM को, तो ATM एक प्लास्टिक का कार्ड बना होता है। और ऑप्शन नंबर डी है सिक्का। सिक्का जो होता है किसी न किसी धातु का हो सकता है। अभी जो अधिकतर सिक्के चल रहे हैं वो निकेल और क्रोमियम धातु का बना होता है। और इससे पहले जस्ता का सिक्का चलता था, चंद्रगुप्त के समय में तांबा का सिक्का चलता था। तो कितने सारे मौर्य वंश में तांबे के सिक्के चलते थे, और भी कई राजा महाराजा आए जो अपने अपने सिक्के चलाए। कोई चमड़े पे चलाता था, कोई सोने का चक्कर चलाता था, कोई चांदी का चलाता था। तो यहाँ पर सिक्का तो धातु का हो गया। तो ये ऑप्शन में आप देखेंगे तो ATM किस चीज़ का बना होता है? तो ATM बना होता है प्लास्टिक का। इसलिए ATM को क्या कहा जाता है? ATM को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, यानी प्लास्टिक मनी जो है वह ATM को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एटीएम किस प्रकार का कार्ड है। तो एटीएम तो समझ गए ये प्लास्टिक का बना होता है, ये पूछा नहीं है कि किस चीज़ से बना है, वो तो पिछला क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एटीएम किस प्रकार का कार्ड है। तो कार्ड के यहाँ पर प्रकारों को देखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल कार्ड, डिजिटल उनको कहा जाता है। तो डिजिटल जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है ना, तो सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं और हार्डवेयर को देख और छू दोनों सकते हैं। तो उसी तरह के जो डिजिटल है, तो डिजिटल को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। जैसे हम कोई डिस्प्ले देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वो डिजिटल वर्जन हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक वैसा उपकरण जो बिजली से चलता हो, यानी वो किसी न किसी उपकरण का प्रयोग कर रहा हो। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड की बात करें तो कार्ड जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करता है। तो एटीएम कार्ड आप देखे होंगे कि हम लोग एटीएम मशीन में डालते हैं। तो एटीएम का फुल फॉर्म हम पिछले वीडियो में बताए थे, वीकली टेस्ट में, होता है क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब है वर्चुअल कार्ड। तो वर्चुअल कार्ड आप देखे होंगे कि बिटकॉइन वगैरह जो करेंसी आया था वो सिर्फ दिखने का था, आपके ना पॉकेट में कुछ आएगा, वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट से सीधा कट जाएगा। जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी को पैसा, तो क्या हम पॉकेट से ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं, हम पॉकेट से नहीं करते, हम वर्चुअल माध्यम से कर सकते हैं। हमारे खाते में पैसा है, हम उसको किसी के खाते में यदि हमको देना हो तो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको कहा जाता है वर्चुअल माध्यम। तो यहाँ नन जो ऑप्शन है, मैंने कई बार कहा है कि नन ऑप्शन 99% नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको 1% को समझते हुए चलना है कि यदि तीनों ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन नन को लेके चलेंगे। लेकिन एटीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डाला जाता है, जिसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, इसलिए यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। तो आप समझ गए कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू छोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तंबाकू छोड़ने के लिए। तंबाकू आपको पता है, तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थ, जैसे तंबाकू को कहते हैं हम, तंबाकू किसे कहते हैं, तंबाकू कहते हैं खैनी, है ना, और गूल हो गया, तो इस तंबाकू से ही बनता है। तो ये सभी जो है छोड़ने के लिए नशा, ये तंबाकू वाला नशा छोड़ने के लिए उसका टोल फ्री नंबर है, यानी हेल्पलाइन नंबर है 1800112356। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस। निषेध का मतलब मना होता है, तंबाकू को मना किया गया है। ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब बना था। यानी तंबाकू को नियंत्रण करना है, इस पर कार्यक्रम कब बना था। देखिए तंबाकू नियंत्रण जो है ना, एक तंबाकू जो सेवन है वो एक सामाजिक बुराई के अंतर्गत आता है। तो इस पर कानून बनाया था राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, वो बना था 2007-8 में। कब बना था? 2007-8 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाल विवाह अधिनियम कब बना था। तो बाल विवाह अधिनियम बना था 2006 में। तो बाल विवाह पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब लड़के और लड़की की उम्र जो तय सीमा है, जो अगला क्वेश्चन मिलेगा, तय सीमा से कम हो, मान लेते हैं कि लड़की का शादी का उम्र कुछ निर्धारित किया गया है और लड़के का भी शादी का उम्र निर्धारित किया गया है, तो दोनों में यदि कोई भी एज कम हो किसी का भी तय सीमा से, तो वो बाल विवाह के कहलाता है। अगर दोनों है तो भी बाल विवाह कहलाएगा, कोई एक भी है तो भी बाल विवाह कहलाएगा। तो ये अधिनियम कब बनाया था रोकथाम के लिए? ये बना था 2006 में। अगला है भारत में लड़की के विवाह की उम्र कितने वर्ष है। तो लड़की के विवाह की उम्र तय की गई है 18 वर्ष। अब देखते हैं कि
अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करता है तो क्या कहलाएगा, तो वो भी कहलाएगा बाल विवाह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर है, भारत में लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़का के विवाह की उम्र कितनी है, तो 18 से 3 साल और होना चाहिए, यानी लड़की से लड़का 3 साल बड़ा होना चाहिए। तो इसका सही उम्र क्या, सही आंसर क्या होगा, 18 से 3 जोड़ दे कितना हो गया, 21 वर्ष। तो यही हम अभी चर्चा कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन के पीछे कि यदि लड़की का उम्र 18 से कम हो और लड़का बालिग भी हो फिर भी वह बाल विवाह कहलाएगा, और अगर लड़का 21 से कम हो और लड़की बालिग हो फिर भी बाल विवाह कहलाएगा, और दोनों की उम्र कम हो तो भी वो बाल विवाह कहलाएगा। तो हमारा सही आंसर हो गया 21 वर्ष। अगला है, बाल विवाह रोकने के लिए किसके पास याचिका दायर करनी पड़ती है, तो बाल विवाह रोकने के लिए ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जिला न्यायाधीश, एसपी, जिला न्यायाधीश तो आप सभी जानते हैं जज को कहते हैं, और एसपी हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीसी है डिप्टी कमिश्नर, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो यहाँ पर हम भ्रम में ना पड़े कि यदि सभी है तो हमेशा से सभी सही होगा, ऐसा नहीं होता है कि हर बार सभी सही हो जाए। तो इसके लिए याचिका दायर करनी पड़ती है बाल विवाह रोकने के लिए जिला न्यायाधीश के पास। और इस पर हम थोड़ा बता दें कि यदि कोई बाल विवाह करवा रहा है तो सुन लीजिए, लड़का को तो सज़ा होगा, उसके परिवार को भी सज़ा होगा, उस लड़की के परिवार को सज़ा होगा, और यदि कोई बाराती जा रहा है तो उसको भी सज़ा का प्रावधान है। तो बाल विवाह को प्रमोट ना करें, यदि कोई कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो उसको सपोर्ट आप ना करें, उसको दबाव डालें, सामाजिक दबाव कि यह अच्छा नहीं होता है, न लड़की के सेहत के लिए अच्छा होता है, उसकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कम उम्र में माँ बन जाती है, बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होते, कई प्रकार की परेशानी लड़की का होता है, यहाँ मान के चलिए उसका जीवन तबाह हो जाता है। तो कृपया ऐसा अगर कोई करता है तो हम सबका दायित्व है कि हम सभी सामाजिक प्राणी होने के नाते उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें, यह एक प्रकार का सामाजिक बुराई है और कानूनन ये अपराध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम्रपान को क्या कहा जाता है, तो धूम्रपान मतलब धुआं का पान, यानी किसी भी प्रकार से हम धुआं का सेवन कर रहे हैं तो इसमें विशेषतः किसको बोला जाता है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और भी कई प्रकार के धुआं का पान करता है, लोग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और तो इसमें इसको साइलेंट एडिक्ट तो नहीं कहते हैं, साइलेंट मीन्स चुपचाप और एडिक्ट मीन्स होता है नशा। तो ये सही आंसर इसका नहीं है। साइलेंट फ्रेंड, ये फ्रेंड कभी धूम्रपान हो ही नहीं सकता, ये तो सामाजिक बुराई है। साइलेंट किलर, हाँ यह ऑप्शन सही है, क्योंकि ये धीरे धीरे चुपचाप आपको मारना शुरू कर देता है और आपको पता तक नहीं चलता कि आपका फेफड़ा चला गया, लीवर चला गया, आपको पता नहीं, ये फेफड़े पर अटैक करता है। तो यहाँ पर भी सभी देख करके आप भ्रमित ना हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइलेंट किलर है। धूम्रपान क्या है, साइलेंट किलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये एसएसटी से हम सब मिला के क्वेश्चन लिए हैं और ये आंसर आपको बताना है वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि ऑप्शन बड़ा बड़ा हो जाता है, वर्ग किलोमीटर सब में लिखना, इसलिए हम ब्रैकेट में डाल दिए वर्ग किलोमीटर। तो आप इसका आंसर होता है, सही आंसर है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए है ना सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं 2.4%, 3.4%, 2.6% और 3.0%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.4%। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि संयोग देखिए, भारत विश्व में जितना प्रतिशत रखता है स्थान, वही प्रतिशत झारखंड भारत में रखता है, यानी 2.4। अगर भारत का 2.4% विश्व के मामले में है तो
झारखंड का भारत के मामले में भी 2.4% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पर दो तरह के सवाल हो सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो सकते हैं या जनसंख्या की दृष्टि से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 5वां, दूसरा, 7वां, पहला, इन सभी ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी सही है, 7वां। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए आप सभी को पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन देश है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश है और वो है चीन। उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो आप बताइए कि कौन सा स्थान हुआ। पहला तो हुआ नहीं, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा दूसरा। तो यहाँ पर और एक चीज़ चर्चा कर दें हम कि भारत का जो है चावल उत्पादन में भी चीन के बाद दूसरा स्थान है। चाय की दृष्टि में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो ये कुछ जीके थे जो इससे मैं जोड़ दिया। अगला देखता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है। तो विश्व का कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं। चीन तो जनसंख्या की दृष्टि से है। भारत का तो 7वां स्थान है। वेटिकन सिटी पर बाद में अगले क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। तो बचा कौन, रूस। लेकिन रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा चूँकि उत्तरी ध्रुव के करीब होने के कारण यहाँ जम जाता है, तो इसकी जनसंख्या यह नहीं मान सकते हैं कि बहुत बड़ा देश है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर होगा। नहीं, इसका भौगोलिक बनावट ऐसा है कि ये बर्फ़ से जमे रहने के कारण इनकी जनसंख्या भारत से भी कम है। क्योंकि ये बहुत बड़ा देश क्यों ना हो, लेकिन इसकी जनसंख्या भारत से भी कम है। तो हमारा विश्व इसका आंसर होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश का आंसर होगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो कर्क रेखा मैं अभी राज्यों का नाम बताऊंगा और आप खुद जान जाएंगे कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहला है, आप हमारे साथ दोहराएं, आपका अभ्यास करें, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार अभ्यास करेंगे हो जाएगा। तो पहला है, आप पश्चिमी छोर से शुरू करते हैं या पूर्वी, जिधर से भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पश्चिमी छोर से। तो पश्चिम में कौन है, गुजरात। गुजरात के बगल में राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा हुआ है, घुसा हुआ है। तो घुसा होने के कारण वो भी कर्क रेखा में आ जाता है। 2 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान। इसके बाद बीच में कौन सा राज्य है, तो बीच में है मध्य प्रदेश। नाम से ही है मध्य और प्रदेश, तो बीच में कौन आता है, मध्य प्रदेश। 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और इसके बाद झारखंड का पड़ोसी राज्य वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम। लेफ्ट साइड से चलेंगे, एक बार आप दोहराइए साथ में मेरे, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम। तो ये तो लेफ्ट साइड से था। चलिए अब हम राइट साइड से शुरू करते हैं। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बोलिए, झारखंड, कोशिश कीजिए, मध्य छत्तीसगढ़ और कोशिश कीजिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका है, कोशिश कीजिए, राजस्थान। और राजस्थान के पहले सबसे पश्चिम में गुजरात। तो आपने गिना कितना राज्य हो गया, तो हो गया 27 राज्य, सॉरी 7 राज्य। तो 7 राज्य कर्क रेखा से गुजरा है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अभी आपने देखा कि हमने जो नाम बताया उसमें उड़ीसा नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो गया उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। तो यह आंसर बता देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ इसका अंतर होने का कारण क्या है।
तो इसका हो गया सही उत्तर 2 घंटे का। तो अब देखते हैं कि जो कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा से उत्तर की ओर अगर आप जाएंगे तो उत्तर की ओर जाते जाते समय बढ़ने लगता है और पश्चिम की ओर दक्षिण की ओर आते आते समय घटने लगता है। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होगा और उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। अगला देखते हैं 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट को पूर्वी देशांतर को भारत में मानक यामोत्तर माना गया है। ये मानक यामोत्तर क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। मानक यामोत्तर वह काल्पनिक रेखा है जिससे भारत में समय का निर्धारण होता है। तो यह उत्तर प्रदेश में से गुजरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान से गुजरा है, ये आपका ऑप्शन है रामपुर, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़, कानपुर। तो इसका सही उत्तर है मिर्ज़ापुर। ये देखिए मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे आप अच्छा मानते हैं कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है, आपको लग रहा है कि जीवन सर अच्छा बताते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए सब्सक्राइबर, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसे दोस्तों में शेयर करें, आप खुद लाभ लें, उनको भी लाभ लेने का मौका दें। और यदि कुछ हमसे गलती हो जाए या आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ हमें इस पर कमेंट करें। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। धन्यवाद।